दोस्तों, मानो इस वक्त देश की राजनीति एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि ऐसा माहौल पहले बहुत कम देखने को मिला। लोग तेजी से एक ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन पर सवार हो रहे हैं। सीधे तौर पर कहें तो नेता पार्टियां छोड़ रहे हैं, नए गुट बन रहे हैं और राजनीतिक निष्ठाएं तेजी के साथ बदल रही हैं। इस अदला बदली की रफ्तार 4 मई को आए विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद अचानक बढ़ गई। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए चुनाव के नतीजों ने केवल सरकारें नहीं बदली, बल्कि राजनीतिक समीकरणों को भी हिला कर रख दिया है। मानो पहले गियर से गाड़ी सीधे 5वें गियर में चलने लगी हो। खास तौर पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जो घटनाएं सामने आईं, उनका प्रभाव केवल उन राज्यों तक सीमित नहीं है, उसका असर दूसरे राज्यों की राजनीति, दूसरे दलों और कई नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर भी पड़ रहा है। ये सही है कि दल बदल भारतीय राजनीति में कोई नई घटना नहीं है। ऐसा पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। बड़े स्तर पर दल बदल की राजनीति 60 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुई थी और तब से ये सिलसिला लगातार जारी है। इसे रोकने के लिए कानून भी बनाए गए। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने दल बदल विरोधी कानून लागू किया। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय उसमें संशोधन किया गया ताकि दल बदल को और कठिन बनाया जा सके। लेकिन कहावत है कि बीमारी बढ़ती गई और दवा बेअसर साबित होती गई। कानून बने लेकिन दल बदल की राजनीति खत्म नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद स्थिति ये हुई कि तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 59 विधायकों ने अलग समूह बना लिया। उन्होंने अपने नेता के रूप में ऋतव्रत बनर्जी को चुना और विधानसभा अध्यक्ष को इसकी औपचारिक जानकारी दे दी और विधानसभा अध्यक्ष ने भी उन्हें विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता प्रदान कर दी। यानी विधानसभा के भीतर तृणमूल कांग्रेस विधायक दल प्रभावी रूप से टूट चुका है। ममता बनर्जी लगातार विधायकों और सांसदों की बैठक बुला रही हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इन बैठकों से दूरी बनाए हुए हैं। कई नेता तो उनके फोन तक नहीं उठा रहे। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद उनके अपने सांसद उनसे मिलने तक नहीं पहुंचे। आप जरा सोचिए बात किस लेवल तक पहुंच चुकी है। और तो और उन नेताओं में भी दूरी दिखाई दे रही है जिन्हें कभी उनका सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था। उदाहरण के लिए डेरेक ओब्रायन जबरदस्त करीबी के तौर पर छवि रही। बंगाल चुनाव के दौरान उन्होंने एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था, यदि 4 मई के बाद ममता बनर्जी फिर सरकार बना लें तो क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे। आज सवाल यह है कि उस चुनौती का क्या हुआ। इस्तीफे की चर्चा तो दूर, अब तो खुद उनकी पार्टी का राजनीतिक भविष्य सवालों के घेरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। स्थिति यहां तक जा पहुंची है कि अगले चुनाव तक पार्टी का मौजूदा स्वरूप बचेगा या फिर नहीं, ये कहना भी कठिन है। कम से कम संसदीय दल और विधायक दल की स्थिति देखकर तो यही लगता है कि संगठन अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। यही तस्वीर इस समय पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। 15 वर्षों तक सत्ता में रहने वाली पार्टी एक चुनाव हारने के बाद इतनी तेजी से बिखराव का सामना कर रही है। सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, जब तृणमूल कांग्रेस के ही एक नेता से पूछा गया कि लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, तो उनका जवाब दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि केवल चुनाव हारना इसकी वजह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जीत भी अकेला कारण नहीं है। असल कारण राज्य का बदलता हुआ जनमत है। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों और विधायकों को महसूस होने लगा कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में ममता बनर्जी और विशेष रूप से अभिषेक बनर्जी के साथ खड़े रहकर राजनीति करना मुश्किल होता जा रहा है। राजनीति करना तो दूर, कई नेताओं को लगता है कि वो अपने क्षेत्रों में सामान्य रूप से जा भी नहीं पाएंगे। स्थिति इतनी बदल चुकी है कि जो भय कभी आम जनता के मन में था, अब वही डर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और जनप्रतिनिधियों के भीतर दिखाई देने लगा है। पहले लोगों को सत्ता और सत्ता समर्थित दबाव का डर था, अब नेताओं को जनता के गुस्से और असंतोष का डर सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि जनता ने संकेत दे दिया है कि अब वो पहले जैसी सहनशीलता दिखाने को तैयार नहीं है। इसी कारण कई लोग अपने राजनीतिक भविष्य के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। दोस्तों, उधर पश्चिम बंगाल में ये घटनाक्रम चल रहा है, जबकि तमिलनाडु में बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। तमिलनाडु में अभिनेता जोसेफ विजय की पार्टी ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने दशकों पुराने राजनीतिक समीकरणों को झकझोर कर रख दिया। उनकी पार्टी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। करीब 6 दशक बाद पहली बार ऐसा हुआ कि तमिलनाडु में कोई द्रविड़ दल सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में सामने नहीं आया। 1967 के बाद से राज्य की राजनीति मुख्य रूप से 2 द्रविड़ दलों डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही।
सरकार किसी न किसी गठबंधन की बनती थी, लेकिन नेतृत्व हमेशा इन्हीं दलों में से किसी एक के हाथ में रहता था। लेकिन 2026 के चुनाव ने इस परंपरा को तोड़ दिया। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि दोनों प्रमुख द्रविड़ दल सत्ता से बाहर हो गए। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन ये रहा कि जिन सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनती थी, उन्हें आमतौर पर सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी। विजय ने इस परंपरा को भी बदलने की कोशिश की। हालांकि ये भी सच है कि उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है और इसीलिए सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना उनकी राजनीतिक आवश्यकता भी है। फिर भी उन्होंने अपने साथ आए दलों को सरकार में भागीदारी देकर एक अलग संदेश दिया। दिलचस्प बात यह है कि 2 स्थान अभी भी मंत्रिमंडल में खाली रखे गए हैं। इनमें से एक सीट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लिए और दूसरी वीसीके के लिए बताई जा रही है। ये एक तरह का राजनीतिक संकेत है। यदि ये दल स्थायी रूप से सरकार के साथ खड़े होना चाहते हैं तो सत्ता में उनकी भागीदारी का रास्ता खुला है। इससे सरकार की स्थिरता भी बढ़ेगी और सहयोगियों की प्रतिबद्धता भी मजबूत होगी। लेकिन विजय का असली राजनीतिक दांव इससे भी बड़ा था। उन्होंने एआईएडीएमके के असंतुष्ट नेताओं के साथ संपर्क साधा। एसपी वेलुमणि और सीवी षणमुगम जैसे नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और समर्थन का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद इन नेताओं ने अपनी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के शीर्ष नेता ई पलानीस्वामी मुख्यमंत्री बनने के लिए डीएमके के साथ समझौते को तैयार थे। उनका कहना था वो किसी भी परिस्थिति में डीएमके के साथ नहीं जा सकते थे और इसीलिए उन्होंने विजय की पार्टी का समर्थन किया। एआईएडीएमके के कुल 47 विधायकों में से 25 विधायकों ने विधानसभा में विजय के पक्ष में मतदान किया। अब तकनीकी रूप से पार्टी नेतृत्व चाहे तो इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, लेकिन विजय ने यहां भी एक दिलचस्प राजनीतिक चाल चली। उन्होंने एआईएडीएमके के भीतर असंतोष और विभाजन की स्थिति पैदा कर दी। विधानसभा के भीतर भी पार्टी एकजुट नहीं दिखाई दी, लेकिन दूसरी तरफ जिन नेताओं ने समर्थन दिया उन्हें सत्ता में सीधी हिस्सेदारी भी नहीं मिली, जिसका असर ये हुआ कि छोटे सहयोगी दलों को संदेश गया कि सरकार के पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। साथ ही तमिलनाडु की राजनीति को यह संकेत भी मिला कि बीजेपी के विरोध की राजनीति केवल डीएमके तक सीमित नहीं है। विजय स्वयं को भी एक वैकल्पिक राजनीतिक धुरी के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं और यही कारण है उन्होंने बीजेपी से जुड़े माने जाने वाले एआईएडीएमके को सत्ता संरचना में शामिल करने से दूरी बनाए रखी। मंत्रिमंडल की बची हुई दोनों सीटें भी पहले से चिन्हित सहयोगी दलों के लिए सुरक्षित रखी गई हैं, जिसका मतलब साफ था कि एआईएडीएमके के बागी नेताओं के लिए तत्काल कोई राजनीतिक इनाम उपलब्ध नहीं था। अब उनके सामने सबसे आसान रास्ता अपनी मूल पार्टी में लौटना और नेतृत्व से समझौता करना ही बचता है। इस पूरी प्रक्रिया में विजय ने तमिलनाडु की राजनीति का समीकरण बदल दिया है। उन्होंने न केवल पारंपरिक द्रविड़ दलों को सत्ता से बाहर किया, बल्कि उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता को भी चुनौती दे डाली। साथ ही उन्होंने खुद को राज्य और राष्ट्रीय राजनीति दोनों में बीजेपी विरोधी राजनीतिक शक्ति के तौर पर पेश करने की कोशिश की। कांग्रेस के साथ उनका सहयोग भी इसी रणनीति का हिस्सा माना गया। कांग्रेस का समर्थन उनके लिए बहुमत साबित करने की दृष्टि से आवश्यक था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक से दूरी बनाए रखी। बाद में कांग्रेस को यह सफाई देनी पड़ी कि बैठक में केवल उन्हीं दलों को आमंत्रित किया गया था जिनके सांसद मौजूद हैं। राजनीतिक संकेतों की भाषा में देखें तो इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि विजय फिलहाल किसी राष्ट्रीय गठबंधन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने के इच्छुक नहीं है। वो अपने लिए स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए रखना चाहते हैं। भविष्य में परिस्थितियां बदलेंगी या नहीं, ये अलग विषय है, लेकिन वर्तमान में वो किसी एक राष्ट्रीय खेमे का हिस्सा बनने से बचते दिखाई दे रहे हैं। अब एक बार फिर पश्चिम बंगाल की ओर लौटते हैं। वहां घटनाक्रम लगातार तेजी के साथ बदल रहा है। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि पार्टी के कई वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता अब खुलकर असंतोष जताने लगे हैं। फिरहाद हकीम का नाम भी इसी संदर्भ में चर्चा में। बताया जा रहा है कि उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतव्रत बैनर्जी से मुलाकात की और दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इस मुलाकात के राजनीतिक अर्थ क्या है, इसका आकलन हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार कर सकता है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा। पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे सुखेंदु शेखर भी अब अलग रास्ता चुन चुके हैं। उन्होंने नेतृत्व के खिलाफ खुलकर आवाज उठानी शुरू कर दी है और इसी तरह काकोली घोष दस्तेदार, जो पार्टी की शुरुआती टीम का हिस्सा रही थी, अब लोकसभा में बने नए गुट के साथ दिखाई दे रही हैं। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि लोकसभा में नेतृत्व की जिम्मेदारी भी बदल गई। जहां पहले अभिषेक बनर्जी प्रमुख भूमिका में दिखाई देते थे, वहीं अब नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं।
ये सब केवल शुरुआत है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है वो आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकती है। वैसे भी भारतीय राजनीति में ऐसे संकेत पहले भी दिखाई दे चुके हैं। महाराष्ट्र इसका एक प्रमुख उदाहरण रहा है, जहां दलों के भीतर असंतोष ने बड़े राजनीतिक बदलावों को जन्म दिया। राजनीति में अक्सर देखा गया कि जब कोई दल या नेतृत्व जनता से ज्यादा परिवार केंद्रित हो जाता है तो उसकी राजनीतिक पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और इसी संदर्भ में ममता बनर्जी के लिए भी ये महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश माना जा सकता है। आलोचकों का कहना है कि अभिषेक बनर्जी को अत्यधिक महत्व देने की रणनीति ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। ये कहना सही नहीं होगा कि यदि ऐसा न होता तो चुनाव परिणाम पूरी तरह बदल जाते। संभव है कि हार तब भी होती, लेकिन जनता के भीतर जो असंतोष और नाराजगी विकसित हुई उसका स्वरूप शायद इतना तीखा नहीं होता। आज स्थिति यह है कि पार्टी के कई नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी। उन्हें लगता है कि यदि वो वर्तमान नेतृत्व के साथ बने रहते हैं तो उन्हें जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है, और इसीलिए वो ऐसे राजनीतिक विकल्प तलाश रहे हैं जहां अपेक्षाकृत सहज वातावरण में अपनी राजनीति को जारी रख सकें। और जैसा पहले भी कहा गया, ये प्रक्रिया केवल 2 राज्यों तक सीमित रहने वाली नहीं है। आने वाले समय में इसके और व्यापक संकेत दिखाई दे सकते हैं। अगले वर्ष 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी राजनीतिक पुनर्संरचना की कई घटनाएं सामने आ सकती हैं। विशेष रूप से पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ऐसे बदलावों की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे सकती है। वहां प्रत्यक्ष रूप से बड़े नेताओं के दल बदलने के बजाय संगठनात्मक स्तर पर असंतोष और वैचारिक बिखराव अधिक दिखाई दे सकता है। जो नेता विशेष सामाजिक समीकरणों के आधार पर चुनाव जीतते हैं उनके लिए तत्काल पार्टी छोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक वातावरण में बदलाव का असर उन पर भी पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों का प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। आज जिस प्रकार तृणमूल कांग्रेस के संसदीय और विधायक दल में अस्थिरता दिखाई दे रही है, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य में अन्य राज्यों के दलों में भी ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। इसके लिए केवल समय का इंतजार करना होगा। एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है, विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य में अन्य राज्यों के दलों में भी ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। इसके लिए केवल समय का इंतजार करना होगा। एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि देश की राजनीति तेजी से परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर चुकी है। नए राजनीतिक ध्रुव बन रहे हैं, पुराने समीकरण टूट रहे हैं, नई राजनीतिक साझेदारियां आकार ले रही हैं। और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जनता से दूरी बनाने वाली राजनीति के लिए भविष्य पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन होता जा रहा है। सिर्फ बंद कमरों में बैठकर रणनीति बनाना, वातानुकूलित दफ्तरों से राजनीति संचालित करना या सोशल मीडिया तक सीमित रहना अब पर्याप्त नहीं माना जा रहा। जनता उन मुद्दों को महत्व देती है जो उनके जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। यदि कोई राजनीतिक दल या नेता उन मुद्दों के साथ खड़ा नहीं दिखाई देता तो जनता भी उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं होती। और इसीलिए जो नया राजनीतिक दौर शुरू हुआ है, पुराने राजनीतिक आश्रयों के टूटने और नए राजनीतिक केंद्रों के बनने का, वो अभी रुकने वाला नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में इसकी गति और बढ़ सकती है। मेरा मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद इस परिवर्तन की रफ्तार और स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तब देश की राजनीति में कई नए समीकरण उभरते नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस सेगमेंट में अभी के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक और नए विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।